हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैजुअल वर्कर एंड रेगुलर वर्कर। तो कैजुअल वर्कर्स दे वर्क ऑन डेली वेजेस एंड आर नॉट गिवन all the social security benefits like pension. However, they are entitled to regular working hours and even overtime payment. तो कैजुअल वर्कर्स कौन है? जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। डेली उनको अपने किए हुए काम की सैलरी मिलती है, जितनी भी पेमेंट बनती है, और साथ में उनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता। मे भी कुछ मिलते हों, बट सभी जो रेगुलर वर्कर्स को मिलते हैं वो कैजुअल वर्कर्स को नहीं मिलते हैं। जैसे कि पेंशन है, वो कैजुअल वर्कर्स को नहीं मिलती। हाउएवर, डिफरेंस क्या है? दे आर एंटाइटल्ड टू रेगुलर वर्किंग आवर्स। सपोज एक दिन में उनको कुछ पर्टिकुलर वर्किंग आवर्स उनके होते हैं, और इवन उनके पास ओवर टाइम का प्रोविजन भी होता है, तो ओवर टाइम करके वो एडिशनल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। जो रेगुलर वर्कर्स हैं, दे आर ऑन परमानेंट पेरोल। तो रेगुलर वर्कर्स जो है वो परमानेंटली एम्प्लॉय किए जाते हैं एंड आर इंटाइटल्ड टू ऑल द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो डिफरेंसेस यही है कि कैजुअल वर्कर्स को सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, वाइल रेगुलर वर्कर्स को मिलते हैं। कैजुअल वर्कर्स को डेली वेजेस पे काम करना पड़ता है। उनको अपना काम शायद रोज ढूंढना पड़े, उनका एम्प्लॉयर कभी भी उनको निकाल सकता है। वाइल रेगुलर वर्कर्स जो हैं वो परमानेंट पेरोल पे होते हैं और उनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है। The percentage of casual workers, it has increased from 23% in 1972 to 72-73 to 33% in 1999 to 2000 to 39.3% in 2009-10, which has now reduced to around 24% by 2018. तो जो कैजुअल वर्कर्स की परसेंटेज है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती गई है। जैसे कि पहले 23% थी 1972-73 में, फिर वो बढ़ के 33% हो गई 1999-2000 में, फिर वो बढ़ के 39.3% हो गई इन 2009-10, और 2018 में वो कुछ कम हुई अराउंड 24%. The percentage of regular workers, it has slightly increased over the time from 15% in 1972-73 to 24% in 2017 to 18. तो रेगुलर वर्कर्स की जो परसेंटेज है वो थोड़ी स्लोली बढ़ी है, दैट इज फ्रॉम 15% इन 1972-73 टू 24% इन 2017-18। वाइल जो कैजुअल वर्कर्स की है वो 23% से 33% एंड 39% तक पहुंच गई थी, और 2018 में वो थोड़ी सी कम हुई थी, अराउंड 24%। सो दिस इज द डाटा विच यू कैन यूज। तो लॉन्ग टर्म डाटा है, इसीलिए आप इसको कई जगह पे यूज कर सकते हो, बिकॉज देयर इज अ कंपैरिजन। देन वी कम ऑन टू द फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्कर में क्या डिफरेंस है। The workers working in organized sector, which includes government departments, public enterprises, and private establishments, hiring 10 or more workers are called formal workers. तो formal worker कौन से हैं? जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या आता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज आती हैं, प्राइवेट ऑफिसेज आते हैं, जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, दैट इज नोन एज फॉर्मल वर्कर्स। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिसमें 10 या उससे ज़्यादा वर्कर हैं, उसमें जो लोग काम करते हैं, दे आर नोन एज फॉर्मल वर्कर्स। while the workers working in unorganized sector, that is enterprises hiring less than 10 workers, are called informal workers. तो इनफॉर्मल वर्कर्स कौन से हैं? जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, दैट इज जहाँ पे 10 से कम एम्प्लॉयज हैं। तो इससे हमें एक और डिफरेंस पता चलता है कि व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या डिफरेंस है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो है जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो है जहाँ पे 10 से कम एम्प्लॉयज जो हैं वो काम करते हैं। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन कैजुअल एंड रेगुलर वर्कर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्कर्स, एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीज्ड कैजुअलाइजेशन इन इंडिया? तो इनफॉर्मलाइजेशन हैज लेड टू कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो इनफॉर्मलाइजेशन बिकॉज हमने देखा है कि इंडियन इकोनॉमी में अराउंड 90% के आसपास है, तो इनफॉर्मलाइजेशन की वजह से कैजुअलाइजेशन भी बढ़ गया है। देन देयर इज माइग्रेशन ऑफ
disguised disguisedly employed rural workers to urban areas in search of non-farm employment। तो क्या है कि रूरल एरियाज में जो लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं डिस्गाइस्डली जहाँ जो अनएम्प्लॉयड हैं वो लोग अर्बन एरियाज में मूव कर रहे हैं इन सर्च ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा कोई काम ढूंढने के लिए वो लोग अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर रहे हैं, वेयर दे गेट एम्प्लॉयड एज कैजुअल वर्कर्स। तो वहाँ पे उनको कैजुअल वर्कर्स की तरह ही काम मिलता है, बिकॉज जो एग्रीकल्चर में लोग काम कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा स्किल नहीं होंगे कि उनको कुछ अच्छे लेवल का काम मिल सके, अच्छी स्किल्ड जॉब मिल सके। तो ये लोग कैजुअल वर्कर्स के फॉर्म में ही एम्प्लॉय हो जाते हैं अर्बन एरियाज में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर स्किल्स एंड ट्रेनिंग। और इसी की वजह से क्या है कि बिकॉज ये कैजुअल वर्कर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो स्लम प्रोलिफरेशन का एक इशू भी है जो अर्बन एरियाज में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बिकॉज लोग ज़्यादा हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं है, तो स्लम प्रोलिफरेशन भी हो रही है। ड्यू टू रैपिड ग्रोथ इन रियल एस्टेट सेक्टर इन अर्बन एरियाज एंड एमजी नरेक्स इन रूरल एरियाज। तो कैजुअलाइजेशन का बढ़ने का एक और रीज़न ये भी है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसमें भी रैपिडली ग्रोथ देखने को मिल रही है हमें अर्बन एरियाज में, और रूरल एरियाज में जॉब प्रोवाइड करने के लिए एमजी नरेगा स्कीम है, तो वो भी अनस्किल्ड वर्क प्रोवाइड करती है। और रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसकी भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। तो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से कैजुअलाइजेशन इंडिया में ज़्यादा बढ़ती जा रही है इंडियन इकोनॉमी में। देन व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीज्ड फॉर्म इनफॉर्मलाइजेशन। तो इनफॉर्मलाइजेशन क्यों बढ़ती जा रही है? बिकॉज ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रांजिशन टू मार्केट इकोनॉमी हमने देखा है फ्रॉम 1991 ऑनवर्ड्स। तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है और हम लोग मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे गए थे फ्रॉम 1991 ऑनवर्ड्स थ्रू द एलपीजी रिफॉर्म्स। तो ये भी एक रीज़न है कि इनफॉर्मलाइजेशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बिकॉज अब वो रेगुलर वेज वर्कर की बजाय ये लोग इनफॉर्मल सेक्टर में कैजुअल वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं। देयर इज इंक्रीज इन गिग इकोनॉमी, दैट इज फ्रीलांसर्स जो है, जो कि सपोजिंगली डे टू डे वर्क करते हैं लोग, ये लोग रोज अपना काम ढूंढते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं। सो दीज आर बेसिकली द डेली वेज वर्कर्स। गिग इकोनॉमी, और आजकल गिग इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है बिकॉज ग्लोबलाइजेशन आ रही है और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, एडवांसमेंट्स आ रही हैं, इंटरनेट्स की जो पेनिट्रेशन है, इंटरनेट पेनिट्रेशन वो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में। सो इसीलिए उसकी वजह से गिग इकोनॉमी इंडिया में रिसेंटली अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एमएसएमईज टर्निंग आउट टू बी ड्वार्फ्स। तो गवर्नमेंट के इतने एफर्ट्स के बाद भी एमएसएमईज जो थी वो एक बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं कर पाई और ड्वार्फ्स बन के ही रह गई। ड्वार्फ्स क्या है? जहाँ पे 10 इयर्स इन एग्जिस्टेंट बट लेस देन 100 परमानेंट जॉब्स, मतलब उनको 10 से ज़्यादा साल हो गए हैं जब से वो एमएसएमई वो एंटरप्राइजेस बनी हैं, बट उनमें अभी भी लेस देन 100 परमानेंट जॉब्स हैं। तो 10 साल से ज़्यादा हो गए उनको, बट अभी भी उनके पास 100 परमानेंट जॉब्स भी नहीं हैं। तो ऐसी एमएसएमईज को बोलते हैं ड्वार्फ एमएसएमईज। तो वो ड्वार्फ रह गई, इसकी वजह से भी इनफॉर्मलाइजेशन ज़्यादा बढ़ गई, बिकॉज जॉब लोगों को किसी तरह तो लेनी ही है, इनफॉर्मल लेके कैजुअल लेके, अगर उनको रेगुलर नहीं मिल रही तो। देन इज द ओवर टर्शराइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये भी एक अलग टॉपिक है, हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो बिकॉज टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा फोकस दिया गया सर्विसेज सेक्टर में, जिसकी वजह से जो बाकी सेक्टर्स थे, सेकेंडरी सेक्टर एंड द प्राइमरी सेक्टर, वो सफ़र किए। तो अब ये जो लोग अनस्किल्ड थे ये एग्रीकल्चर में जा सकते हैं या सेकेंडरी सेक्टर में जा सकते थे, बट दोनों के ही अपने अपने लिमिटेशंस थे। तो और सर्विसेज सेक्टर में ये लोग वैसे नहीं आ सकते बिकॉज इनके पास जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो नहीं थी। तो ओवर टर्शराइजेशन की वजह से इन लोगों को अब इनफॉर्मली काम करना पड़ रहा है। आइदर एग्रीकल्चर में इनको जाना पड़ रहा है डिस्पाइट इट बीइंग डिस्गाइस्डली अनएम्प्लॉयड, और या फिर सर्विसेज सेक्टर में कहीं ना कहीं इनको काम ढूंढना पड़ रहा है, बिकॉज टर्शरी सेक्टर में इनका जाना मुश्किल है। और ओवर टर्शराइजेशन की वजह से फॉर इनफॉर्मलाइजेशन जो है वो भी बढ़ गई। देन इज इंक्रीज इन रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो इसकी वजह से भी ये जो मजदूर लगता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो इनफॉर्मलाइजेशन इसकी वजह से भी बढ़ गई है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन सेक्टर बढ़ रहा है, तो इनको वो लेबर भी चाहिए, चीप लेबर जो इनफॉर्मल वर्क करता है। देन इज चैलेंजेस ऑफ स्ट्रिंजेंट लेबर लॉस।
तो स्ट्रिंजेंट लेबर लॉ, स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट लेबर लॉज जो हैं वो भी दे प्ले अ रोल टुवर्ड्स द इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज उनको परमानेंट जॉब्स नहीं मिल रही, बिकॉज लेबर लॉ स्ट्रिक्ट थे, तो जो एम्प्लॉयर थे वो जॉब्स परमानेंट दे नहीं रहे थे, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब दे रहे थे। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो उनके पास और कोई जॉब नहीं थी, उनको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, तो इनफॉर्मल सेक्टर में उन्होंने जॉब को प्रेफर किया, बिकॉज बाकी जगह पे उनको जॉब मिल नहीं रही थी। देन इज इंक्रीज इन आउटसोर्सिंग और सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से देयर वॉज इंक्रीज्ड इनफॉर्मलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी, और आज भी ये काफ़ी ज़्यादा है। इनफॉर्मल मेजॉरिटी जो इंडियन इकोनॉमी है वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही है। देन इज अ क्वेश्चन दैट इज फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी द नीड ऑफ द आवर। तो इसमें हम लोग दोनों एस्पेक्ट्स देखेंगे फॉर्मलाइजेशन के, एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी, और देन वे फॉरवर्ड। सो फॉर्मलाइजेशन मीन्स दैट, फॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? फॉर्मलाइजेशन मीन्स creation and expansion of the formal jobs, essentially that come with social security, financial inclusion and legal empowerment of workforce. तो फॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है? फॉर्मल जॉब्स को क्रिएट करें और एक्सपैंड करें। ये जॉब्स जिनके साथ सोशल सिक्योरिटी आ रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, और इनके पास लीगल एम्पावरमेंट भी है लोगों के पास। सो दिस इज द फॉर्मल सेक्टर एंड फॉर्मलाइजेशन। तो इसके नाउ एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये हैं कि इट विल लीड टू इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू। तो जो फॉर्मल जॉब्स हैं, फॉर्मल सेक्टर है, उनको टैक्स पे करना पड़ता है अपनी इनकम पे। तो अगर फॉर्मल सेक्टर बढ़ेगा तो टैक्स रेवेन्यू भी गवर्नमेंट का बढ़ेगा। देन इंक्रीज्ड सोशल सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज। फॉर्मल सेक्टर्स में सोशल सिक्योरिटी मिलती है एम्प्लॉयज़ को, तो ये भी एक एडवांटेज है। इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिसेंट जॉब्स, इनको अब डिसेंट जॉब्स भी मिलेंगी। और रिड्यूस्ड अनफेयर कंपटीशन बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस, तो ये भी कम हो जाएगा बिकॉज फॉर्मल सेक्टर का एक्सपेंशन हो रहा था। तो दैट इज द these are the advantages of formalization. Now we also need to look at the disadvantages of formalization. तो इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। वो क्या है कि देयर कैन बी एक्सक्लूजन ऑफ पॉपुलेशन इफ नी जर्क स्टेप्स आर टेकन। तो अगर एकदम से कोई स्टेप ले लिया गया तो देयर कैन बी एक्सक्लूजन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कुछ जो लोग हैं जिनके लिए ये बेनिफिट होता होता उन लोगों का एक्सक्लूजन हो सकता है उसमें से, कि वो लोग उसमें अकाउंट ही ना किए गए। फॉर एग्जाम्पल डीमोनेटाइजेशन मे नॉट बी फेवरेबल फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स। तो अगर फॉर्मलाइजेशन बढ़ रही है तो फॉर्मल सेक्टर में मोस्टली वो लोग आ सकते हैं जिनके पास स्किल्स हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बट जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए फॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा होने से शायद प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज उनके पास फिर कोई ज़्यादा जॉब्स नहीं रहेंगी जो उनके अनस्किल्ड नेचर ऑफ वर्क को अकोमोडेट कर सकें। Then is formalization can impose additional cost on informal economy, thus increasing poverty and destitution. तो फॉर्मलाइजेशन ज़्यादा बढ़ने से इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, ज़्यादा उसकी कॉस्ट आ सकती है, तो अल्टीमेटली जो लोग उस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं उनके लिए पॉवर्टी ज़्यादा बढ़ जाएगी। So these were the advantages and disadvantages of formalization. Now we will see the way forward. तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, अल्टीमेटली क्या सोल्यूशन या कंक्लूजन हम लोग बता सकते हैं। तो इसमें पॉइंट्स क्या है कि दे शुड बी फोकस ऑन जॉब क्रिएशन थ्रू हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई पेइंग जॉब्स। तो जॉब्स क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी है जिसमें प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो और एम्प्लॉयज़ को पे भी अच्छी मिले। देयर शुड बी इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो है गवर्नमेंट की, उनकी जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है उसमें कोऑर्डिनेशन होनी बहुत ज़रूरी है। डिवाइजिंग नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, स्किलिंग एंड ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इम्प्रूव वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स, दैट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5। एंड देन इज स्लो ट्रांजिशन टू फॉर्मल सेक्टर। तो हमने बोला है कि ट्रांजिशन ज़रूरी है, हाँ, हमें इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर में इकोनॉमी को ट्रांजिशन करना है, कराना है, बट ये ट्रांजिशन जो है अब्रप्ट एकदम से नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी स्लो एंड ग्रेजुअल ट्रांजिशन टू द फॉर्मल सेक्टर, सो दैट ज़्यादा लोगों का नुकसान ना हो और फॉर्मलाइजेशन भी इंडिया में बढ़ सके।